हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। आज हमारा काफ़ी दिन बाद लेक्चर स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना का पेंडेमिक चल रहा था। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना से बचाव सिर्फ एक है कि आपको कोरोना हो ही ना। आपको कोरोना से बचना है। वो कैसे बच सकते हैं? आप अपने घर में रहें, मास्क पहनें, हाइजेनिक रहें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, इसी तरीके से बचाव हो सकता है। चलो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हमारा टॉपिक है मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ झारखंड। झारखंड की जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि इसको कब इस्टेब्लिश हुआ, किसके हेल्प से इस्टेब्लिश हुआ, किसने इस्टेब्लिश करी, बोकारो स्टील प्लांट किसके हेल्प से इस्टेब्लिश हुआ, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए इंडस्ट्रीज़ झारखंड के इंपॉर्टेंट हैं, जिसे आज हम करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, एक्चुअली है क्या कि किसी भी इकॉनमी में वहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से दो चीज़ें होती हैं। पहले तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, और दूसरा उस स्टेट के, उस राज्य का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ना, वो बिल्डअप होता है, वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। जैसे कि बैंक्स हो गए, उनके पास पैसे होंगे तो वो लोन देंगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, यानी कि कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, विकास होता है पूरे राज्य का। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब झारखंड के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वहाँ पे गॉड गिफ्टेड नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत आसानी हो जाती है इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना। जो हाई इंटेंसिव कैपिटल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी डेवलप हो सकती हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी डेवलप हो सकती हैं। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, जो झारखंड की इंडस्ट्रीज़ है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज़ हैं वो, और एक बड़े लेवल पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अब इसका मैं अगर आपको डिफरेंस बताऊं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें लेस कैपिटल की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ऐसे इंडस्ट्रीज़ जो रूरल इंडस्ट्रीज़ पे बेस्ड होते हैं, या तो रूरल एरियाज़ में बेस्ड होते हैं, रूरल इंडस्ट्रीज़ पे बेस्ड होते हैं, उसे कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जिसका कैपिटल मैक्सिमम 60 लाख तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 60 लाख से कम ही होगा उसका इन्वेस्टमेंट, उसे कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। यदि इन्वेस्टमेंट 5 लाख तक का है तो उसे हम और छोटा इंडस्ट्रीज़ कहेंगे, उसे हम कहेंगे माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज़। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कौन से होते हैं? जिसके इन्वेस्टमेंट 60 लाख से कम होता है, 5 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है, उसे कहेंगे माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या होता है? कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वो होते हैं जो एंसेस्ट्रल, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है और अपने घर में ही प्रोडक्शन हो रहा है, उसे कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के, जैसे कि हैंडलूम की इंडस्ट्रीज़, खादी इंडस्ट्री, रोप की, पावर लूम, कॉटेज इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें। इसमें कम कैपिटल की ज़रूरत होती है और ये एंसेस्ट्रल बिजनेस भी हो सकता है। खैर, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली है क्या कि हमारी जो नेशनल प्लानिंग कमीशन उसने इस कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, इसे फर्दर इसको डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है, जिससे हमें समझने में आसानी भी रहेगी। तो आप ये देखो, सबसे पहला है एग्रीकल्चरल ऑक्सिलरी इंडस्ट्री। पहला है एग्रीकल्चरल ऑक्सिलरी इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर पे आधारित, यानी कि जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो फसल हो रहा है, उसके हेल्प से जो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता है, उसे कहते हैं एग्रीकल्चरल ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि ग्रेन्स की ग्राइंडिंग करना, ऑयल क्रशिंग करना, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, मेकिंग जैगरी, मरमालेड फ्रॉम फ्रूट्स, पिकल्स, चटनी, विनेगर, टोबैको, बीड़ी, ये सारी चीज़ें बनाना, इसे हम कहेंगे एग्रीकल्चर ऑक्सिलरी इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें देखो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ग्रेन्स। ये जो अनाज होता है ना, इसे खरीदना बेचना, मिल्क, फ्रूट, ये सारी इसमें आती है। फिर आया हमारा दूसरा इंडस्ट्री, वो है सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब झारखंड बहुत ही फेमस है सिल्क के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टसार, देखो कई प्रकार के सिल्क होते हैं, तो एक ये वैरायटी है टसार सिल्क प्रोडक्शन वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है।
और कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि रांची, पलामू, हजारीबाग, यहाँ पे टसार जो सिल्क प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होता है। और इंटरनेशनली जो टसार सिल्क है झारखंड का, उसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी मिला है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी मिला है, ठीक है। टसार कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ऑपरेशनल इन भगिया ऑफ गोड्डा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। अब प्रॉपर यहाँ पे टसार कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई गई है इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए और इसके प्रोडक्शन के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए भी। और ये अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो तो टसार रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है एट नगड़ी, रांची में, ठीक है, जिसमें कि स्किल जो सिल्क इंडस्ट्री है उसे एक कम्प्रहेंसिव तरीके से डेवलप किया जा सके। तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है। दूसरा है सिल्क वाला, जिसमें कि टसार टाइप का प्रोडक्शन किया जाता है। तीसरा हमारा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कॉटन जिस तरीके से अहमदाबाद है, जिस तरीके से तमिलनाडु में कोयम्बटूर है, उस तरीके से प्रोडक्शन तो नहीं होता है। हालांकि वहाँ भी जो छोटे लेवल पे हैंडलूम्स हैं वहाँ पे हैं कॉटन के लिए। दिस इंडस्ट्रीज आर फ्यू इन नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक क्लाइमेट के भी बहुत ही वो चाहिए, कॉटन चाहिए, क्लाइमेट्स के जोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए, तभी हो पाएगा वहाँ पे। जैसे महाराष्ट्र में कॉटन बहुत होता है, तो लेकिन फिर भी छोटे मोटे हैंडलूम्स तो हैं। अराउंड 20,000 जो हैंडलूम्स हैं वो लगभग 26,000 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ, इतने सारे, आप देखो 26,000 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ एनुअली इतने प्रोड्यूस किए जाते हैं। और कॉटन फैक्ट्री है और मांझी विलेज ऑफ रांची, रांची के और मांझी विलेज में कॉटन फैक्ट्री है। और प्रॉपर इसके लिए भी एक वीवर सोसाइटी बनाया गया है, छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी इन इरवा, ठीक है। रांची इज़ अ बिग नेम इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो रांची बहुत बड़ा शहर है, तो रांची में ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे टेक्सटाइल का प्रोडक्शन किया जाता है। फिर उसके बाद है टिम्बर इंडस्ट्री, जो लकड़ी का उद्योग है ना, वो है टिम्बर इंडस्ट्री। तो इसे एंसेस्ट्रल वर्क भी ये होता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है ये, और कुछ लोग इसे ज्वाइन भी करते हैं प्रॉफिट के लिए। जैसे कि वुड से रिलेटेड काम, जैसे कि फर्नीचर बनाना, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, टॉयज़ बनाना, वुड को ही खरीदना और बेचना, ये सारी चीज़ें टिम्बर इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। फिर उसके बाद है लेदर इंडस्ट्री, ठीक है। लेदर इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि लेदर्स को, जैसे कि किसी चमड़ी को प्योरीफाई करना, उसमें डाई लगाना, शूज़ बनाना, पर्स बनाना, ये सारी चीज़ें लेदर इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है। फिर उसके बाद है मेटल इंडस्ट्री। मेटल इंडस्ट्रीज़ भी लो लेवल पे किए जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल को प्योरीफाई करना, ओल्ड मेटल्स को खरीदना, बेचना, फेरस मेटल से कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने, और कुछ घर के छोटे मोटे काम करना। मतलब छोटे लेवल पे जो मेटल्स का यूज़ किया जाता है वो मेटल इंडस्ट्रीज़ में आ गया। सॉइल इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली जो आपको पता है कि कुम्हार कास्ट, ये इससे बहुत ही फेमस हैं, वो पॉटरी बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं। और इसमें जो ब्रिक्स इंडस्ट्रीज़ आते हैं ना, वो भी आ जाती है, कि जो इससे सॉइल से प्रॉपर एक तरीके का ब्रिक बनाना, जिससे कि कंस्ट्रक्शन में काम आ सके। और भी छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि फ़िश ऑयल का एक्सट्रैक्ट करना, फ़िश ऑयल निकालना, लकार का प्रोडक्शन करना, लैक का प्रोडक्शन करना, हनी को कलेक्ट करना, प्लास्टिक टॉयज़ बनाना, बैंगल्स बनाना, पेंट, सोप, कैंडल, डाइज, ये सारी चीज़ें छोटे लेवल पे कम इन्वेस्टमेंट में ये सारी इंडस्ट्रीज आती हैं। तो ये हो गए हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब हम देखते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कैपिटल इंटेंसिव होता है। कैपिटल इंटेंसिव, और जब वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो प्रोडक्शन उसी साल स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2021 है, यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश करना शुरू किया, तो इसका प्रोडक्शन लग जाएगा लगभग 2023 में, 2024 में, 2025 में, क्योंकि इसके लिए कई सारी मशीनरीज चाहिए होंगी, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, बहुत पैसा चाहिए होगा। तो इसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। और कोई भी अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती है ना, तो कई सारे फैक्टर्स को देख के बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल ये है, मान लीजिए टिस्को कंपनी है। अब ये जो टिस्को कंपनी है, इसको रॉ मटेरियल चाहिए आयरन ओर, इसको फर्नेस के लिए उसको कोल भी चाहिए, इसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी चाहिए, यहाँ पे पानी के लिए इसे रिवर भी चाहिए, और इसको निकालने के लिए यहाँ पे इसका एक प्रॉपर चैनल भी होना चाहिए। प्लस यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर हो जाएगा हाई ग्रेड जो स्टील है, तो उसके लिए एक प्रॉपर मार्केट भी चाहिए, जो कि इसको हम बेच सकें, सेल कर सकें। तो एक कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं,
वो फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद ही, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे झारखंड में, चूँकि झारखंड में मिनरल्स बहुत हैं, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो उसके आधार पे कई सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप किए गए हैं। जैसे कि लगभग 309, आपको याद रखना है, 309 लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बोकारो स्टील कंपनी, ये बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और झारखंड स्टेट की जो इकॉनमी है उसको डेवलप भी कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ग्राफ तरीके से दिया हुआ है, आप इसे याद कर सकते हो कि ये जो टिस्को है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1907 में, बोकारो आयरन स्टील कंपनी इस्टेब्लिशमेंट 1964, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC इस्टेब्लिशमेंट 1958, कॉपर इंडस्ट्री घाटशिला 1924, केमिकल इंडस्ट्री सिंदरी धनबाद कब हुआ 1951, एल्युमिनियम इंडस्ट्री हिंडाल्को कब हुआ मुरी 1938, इंडो असाही ग्लास कंपनी 1956। अब देखो यहाँ पे इंडो असाही, यहाँ पे जॉइंट वेंचर है इंडिया और जापान के बीच में, इंडो असाही ग्लास कंपनी, जिसमें ग्लास का मैन्युफैक्चर किया जाता है। और देखो ये है बोकारो आयरन स्टील कंपनी, यहाँ पे इंडिया और रसिया के जॉइंट वेंचर है यहाँ पे, जो रसिया के हेल्प से यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, तब आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। देखो पहला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ये तो बहुत ही फेमस है और इंडिया में लगभग सब कोई जानता है, वर्ल्ड लेवल पे भी इसको जानते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जमशेद जी नुसरनवानजी टाटा ने यहाँ पे इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, जहाँ पे चेसिस, रेलवे के जो बोगियाँ होती हैं, बॉयलर ट्रक्स होते हैं, अदर व्हीकल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पे जो स्टील के जो हाई ग्रेड स्टील है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1907 में टिस्को का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। किसने इस्टेब्लिश किया था जमशेद जी नुसरतवान टाटा। ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। 1907 में इस्टेब्लिश किया गया है। 1911 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी कंपनी होती है उससे कई सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व होता है, तब जाके कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है। तो ये स्वर्ण रेखा और खरकाई रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है, जो संगम है, वहाँ पे इसको बनाया गया है। ठीक है, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। इससे क्या होगा कि यहाँ से इसको आसानी से जो रिवर का सप्लाई है वो मिल जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसको रॉ मटेरियल भी चाहिए। रॉ मटेरियल में इसको जो आयरन ओर है वो भी चाहिए। वो कहाँ से मिलता है? तो उसी के 100 किलोमीटर के रेंज में एक माइनिंग एरिया है जिसका नाम है नौमुंदी। याद रखना है आपको, नौमुंदी, गुआ और होकलाता बुरू। ठीक है, होकलाता बुरू, नौमुंदी, गुआ, होकलाता बुरू, यहाँ से जो आयरन ओर हैं वो मिल जाता है टिस्को कंपनी को। प्लस इसके अलावा इसको कोल भी चाहिए। तो कोल कहाँ से मिलता है? तो कोल मिल जाता है झरिया और रानीगंज से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स फाउंड इन द एरियाज ऑफ सिंहभूम। ठीक है, हिंद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी, तो कंपनी का प्रॉपर प्लेस में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो रिवर है वहाँ से इसको फ्रेश वाटर, सैंड, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। प्लस वहाँ पे प्रॉपर रेल फैसिलिटी डेवलप किया गया है और इसको कोलकाता पोर्ट से कनेक्ट भी किया गया है, जिससे कि इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके। यानी कि वहाँ का जो मार्केटिंग का जो वो है वो भी इसको अच्छे से देखा गया है, इसके कंसर्न्स को देखे गए हैं टिस्को, इसलिए ये बहुत ही सक्सेसफुल है। ये इन 1945 टाटा ग्रुप इस्टेब्लिश द, अब देखो 1945 में इसी का, देखो जैसे कि ये टिस्को डेवलप किया गया था, तो प्रॉपर इसी के अलावा इसके एक्सपेंशन में 1945 में टाटा ग्रुप ने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को को भी इस्टेब्लिश किया, जो कि इसका एक एक्सपेंशन था। आपको याद रखना है कब? 1945 में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी। कौन सा है? बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भारत सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया, उसके आधार पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1964 में। ठीक है, किसके कोलैबोरेशन से? तो सोवियत यूनियन के कोलैबोरेशन से, आपको याद रखना है, सोवियत यूनियन के कोलैबोरेशन से इसको इस्टेब्लिश किया गया है। अब ये देखो, द फैक्ट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एमंग द फ्यू रिफाइंड फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ नियर, कहाँ पे है ये?
तेनुघाट एंड गरगा डैम, दामोदर वैली का जो तेनुघाट और गरगा डैम है उसके पास इसको इस्टेब्लिश किया गया है, जिससे कि बहुत आसानी से इसे इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो मिल सके। प्लस मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल की दिक्कत नहीं है, कि रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, और जगह भी मैंने आपको बताया था, भी दिखाया था जगह कौन कौन सा है। देखो ये वाला जगह है जहाँ से आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता है, नौमुंदी, गुआ और हुटलाता बुरु, यहाँ से आयरन ओर मिल जाता है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। प्लस इसके अलावा यहाँ पे चूँकि ये मार्केट के नज़दीक रहना चाहिए, तो अच्छे से इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा अच्छे से हो पाएगा, तो मार्केटिंग अच्छे से हो पाएगी और अच्छी इनकम रेवेन्यू जनरेट हो पाएगी। तो देखो यहाँ पे कोलकाता दिल्ली रूट इससे यूज़ किया जाता है, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिससे कि वो पोर्ट तक पहुँच सके, और कोलकाता पोर्ट पे पहुँचने के बाद फिर वो आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, हाई ग्रेड के जो स्टील है वो। फिर उसके बाद हमारा तीसरा बहुत बड़ा कंपनी है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, HEC, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। अब देखो ये जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है ये भी रसिया के हेल्प से, सोवियत यूनियन के हेल्प से ही बनाया गया है। रसिया और देखो यहाँ पे चेकोस्लोवाकिया, ये रसिया और चेकोस्लोवाकिया ये दोनों पहले सोवियत यूनियन का ही हिस्सा थे, तो रसिया तो सोवियत यूनियन से सारा इनहेरिटेड है सब कुछ। तो ये हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इन्हीं के कोलैबोरेशन से बनाया गया है, ठीक है। कब बनाया गया है? 1958 में बनाया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है इसके टोटल 3 ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज में ये ऑपरेट करता है, ठीक है। 3 ब्रांचेज में ये ऑपरेट करता है। कैसे कैसे? तो ये इसका ऑपरेशन इस तरीके से होता है कि जो आयरन है, आयरन उसको प्रॉपर डिज़ोल्व करके, आयरन को डिज़ोल्व करके उसको पिघला के एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, जैसे कि आयरन को पिघला के हमें अगर कोई व्हीकल बनाना है, हमें कोई बॉयलर का ट्रक बनाना है, हमें कुछ भी बनाना है, वो सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो इसके 3 ब्रांचेज में ये इस चीज़ को इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसका फर्स्ट ब्रांच का नाम है FFP, याद रखना, फाउंड्री फोर्ज प्लांट। क्या है? फाउंड्री फोर्ज प्लांट। यहाँ पे आयरन को मेल्ट किया जाता है इन हाई थर्मल बॉयलर, ठीक है। फिर उसको मोल्ड करके, उसको शेप को चेंज करके उसके हैवी मशीन्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है। और छोटे छोटे इक्विपमेंट्स भी बनाए जाते हैं। इस मिशन को, इस ब्रांच को हेल्प किया था चेकोस्लोवाकिया ने, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया ने। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 140,000 मेट्रिक टन। कितनी है? 140,000 मेट्रिक टन। फिर उसके बाद है इसका सेकेंड ब्रांच। कौन सा है? सेकेंड ब्रांच, जिसका नाम है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ठीक है। ये रसिया के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। इसकी कैपेसिटी है 30,000 टन ऑफ मशीनरी प्रोडक्शन इसका करता है ये एनुअली। और इसके अलावा स्टील की मैन्युफैक्चरिंग तो करता ही है, प्लस सीमेंट, माइनिंग, एडिबल ऑयल, ड्रिलिंग मशीन वर्क, ये सारी चीज़ें भी इसमें की जाती है। फिर उसके बाद है थर्ड ब्रांच, उसका नाम है HMTP, इसका नाम है हैवी मशीन टूल्स प्लांट, ठीक है। हैवी मशीन टूल्स प्लांट, इसका नाम ही से समझ में आ रहा है, जो हैवी मशीन्स हैं उसके टूल्स का मैन्युफैक्चरिंग करना, ये भी रसिया के ही हेल्प से किया गया है। और 274 तरीके के डिफरेंट टाइप्स के मशीन के जो पार्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट्स को भी जो छोटे मोटे जो टूल्स हैं ना, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो यहीं से यही कंपनी इसको देती है, HEC ही इसको देती है, बोकारो स्टील प्लांट्स को। इसके अलावा अब ये जो इसका जो ऑपरेशनल एरिया है, इसका जो फील्ड है, वहाँ पे एक गार्डन रीच शिप बिल्डर है इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSC, ये भी एक कंपनी है जिसे इस्टेब्लिश किया गया है भारत सरकार द्वारा, वो भी यहाँ पे ऑपरेट करती है, जिसका काम है शिप इंजन और डीजल इंजन को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। शिप इंजन और डीजल इंजन को मैन्युफैक्चर करना, आपको याद रखना है। ये जो GRSE है, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये किसके अंदर में है? ये है HEC के, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, उसके ही एरियाज़ में है ये जो ऑपरेट होती है। इसका काम है शिप इंजन और डीजल इंजन को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। चलो, अब हमारा नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो है कॉपर इंडस्ट्री। कौन सा है? कॉपर इंडस्ट्री। तो भारत सरकार ने कंट्री का, पूरे देश का फर्स्ट कॉपर प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था, वो किया था घाटशिला में, ठीक है, कि एक प्रॉपर तरीके से कॉपर का प्रोडक्शन हो सके। कब? 1924 में। और यहाँ पे प्रॉपर जो प्यूरिफिकेशन कॉपर का स्टार्ट हुआ। देखो, कॉपर में इम्प्योरिटी होती है कॉपर और सल्फ़र की, तो उसे प्यूरिफाई करना होता है, सल्फ़र को हटा के कॉपर को बस रखना होता है। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो प्यूरिफिकेशन होता है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 10% ही प्योर कॉपर ही निकल पाता है। चलो,
अब देखो यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर जो प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो गया था 1930 में। जो रॉ ओर है वो कहाँ से लिया जाता है, तो मूसा बानी और बेदिया का जो माइन है वहाँ से लिया जाता है कॉपर का, ठीक है, और कुपराइट वगैरह जो कहते हैं। फिर उसे पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब वहाँ से माइन से लेके जो फैक्ट्री है वहाँ पे एक रोपवे बनाया गया है, एक रस्सी से इस तरीके से झूला टाली जो होती है रोपवे बनाया गया है, और यहाँ से कॉपर लाया जाता है। यहाँ से ला के कॉपर का जो यहाँ पे फैक्ट्री है यहाँ पे उतार दिया जाता है, और फिर इसको जो है सल्फ़र यहाँ से निकाल के प्रॉपर एक कॉपर का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10% कॉपर ही ऑब्टेन हो पाता है इसमें से। आप सोचो कितना लंबा प्रोसेस है इसमें। और ये जो रोपवे बनाए गए हैं, रस्सी की ये जो बनाई गई है लगभग 6 माइल की है, 6 माइल, आप समझ सकते हो। खैर, नेक्स्ट है हमारा केमिकल इंडस्ट्री। इंडियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश, अब देखो भारत सरकार ने ही केमिकल इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश करी। कहाँ पे करी? सिंदरी इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट। धनबाद डिस्ट्रिक्ट का जो सिंदरी है ना, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था केमिकल इंडस्ट्री को। कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है यहाँ पे। 1951 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है अंदर भारत फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के तहत, ठीक है, भारत फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के तहत। जिस तरीके से बोकारो स्टील प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत, सेम उसी प्रकार से ये जो केमिकल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया गया है भारत फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के तहत, ठीक है। जिसमें देखो यहाँ पे जो लार्ज स्केल पे जो अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, यूरिया, ये सारी चीज़ें इसका प्रोडक्शन किया जाता है। देखो यहाँ पे अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, यूरिया, इसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट है जो कि चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, वाटर सप्लाई करती है, जिसके कारण वहाँ पे फ्लरिश हो सकता है केमिकल का जो इंडस्ट्री है। और अगर मैं आपको बताऊं डेटा स्पेसिफिक, तो 20,000 टन यूरिया का प्रोडक्शन होता है, 3 लाख टन अमोनियम सल्फेट का प्रोडक्शन होता है, और 2 लाख टन नाइट्रेट का प्रोडक्शन होता है एनुअली, हर साल होता है। हालांकि कुछ अभी नए इमर्जिंग जो प्रॉब्लम्स आ गए हैं इस फर्टिलाइज़र में, जिसे गवर्नमेंट इसे देख रही है और सोच भी रही है कि यहाँ पे स्टील प्लांट को इस्टेब्लिश करें। खैर, ये तो फ्यूचर प्रोजेक्ट है, देखते हैं क्या करती है भारत सरकार। फिर उसके बाद है एल्युमिनियम इंडस्ट्री। वहाँ पे एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ भी है। तो एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ देखो, एल्युमिनियम इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉक्साइट। आपको पता है कि बॉक्साइट ओर है जिससे कि एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। अब वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे बहुत ही अबंडेंट अवेलेबिलिटी है वहाँ पे बॉक्साइट का झारखंड में, जिसके वजह से एल्युमिनियम इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो हो पाई है। और बॉक्साइट रिजर्व झारखंड में लगभग 100 लाख टन है, 100 लाख टन, जो कि लोहरदागा में है। और द फैक्ट्री वॉज स्टेब्लिश्ड बाई इंडियन एल्युमिनियम कंपनी फॉर एल्युमिनियम प्रोडक्शन इन 1938। देखो, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी इसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, एल्युमिनियम की कंपनी, और 1938 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। मूरी इन रांची। इट इज़ कनेक्टेड बाय लोहरदागा रांची रेल रोड, जो कि लोहरदागा रांची रेल रोड से भी कनेक्टेड है। इसकी स्मूथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या होता है ना कि बॉक्साइट बहुत आसानी से फैक्ट्री तक पहुंच जाता है, और यहाँ पे इसकी वजह से एल्युमिनियम का जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छे लेवल पे होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और देखो यहाँ पे 1.6 लाख टन यहाँ पे एल्युमिनियम का प्रोडक्शन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। हाउएवर दिस फैक्ट्री वाज एक्वायर्ड बाय द बिरला ग्रुप, इट्स करंट नेम इज़ हिंडाल्को। प्रॉपर बाद में इसे बिरला ग्रुप ने इसे एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, और इसका नाम अभी फ़िलहाल हिंडाल्को है, ठीक है। प्लस उसकी हिंडाल्को और भी जगह है, जैसे कि रेणुकूट में भी हिंडाल्को कंपनी है जो कि बिरला ग्रुप का ही है। चलो, नेक्स्ट है हमारा ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको बताया था कि ये इंडिया और जापान के जॉइंट वेंचर से बनाया गया था। जापान ने इसे हेल्प किया था ग्लास इंडस्ट्रीज़ को बिल्डअप करने के लिए, और इसका नाम भी सेम उसी तरीके से है। ये देखो, इंडो असाही ग्लास कंपनी, इंडो असाही ग्लास कंपनी, ठीक है। कहाँ पे? भूरकुंडा इन रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? भूरकुंडा इन रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और कई सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं ये लगते हैं ग्लास को मैन्युफैक्चर करने में, जैसे कि सिलिका, लाइमस्टोन, लीड, एंटीमोनी, बोरेक्स, मोलासेस, पोटेशियम, सोडियम सल्फेट, ये सारी चीज़ें लगती हैं एज ए रॉ मटेरियल इस चीज़ को बनाने में। और ये कहाँ से मिल जाती हैं? तो ये मंगल घाट, ठीक है, मंगल घाट और पटहर घाट, राजमहल हिल में मंगल घाट और पटहर घाट है, वहाँ से ये सारे रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, जिससे कि ग्लास का जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत आसानी से हो पाता है। फिर उसके बाद है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप की गई हैं। तो भारत सरकार ने कई सारे बड़े फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किए हैं, जैसे कि बोकारो इस्पात लिमिटेड,
ECL, CCL, BCCL, HEC, ये सारी चीज़ें हैं। खैर हम सीमेंट का देख रहे थे, तो सीमेंट फैक्ट्री ये जो हैं ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं, तो कुमार डूबी, सिंड्री, जपला, चाईबासा, बोकारो, खिलाड़ी, ये सारे जगह पे यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किए गए हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगभग अगर हमें 1 टन सीमेंट मैन्युफैक्चर करना है तो हमें 2 टन रॉ मटेरियल चाहिए, और अगर खुले में रह गया तो सीमेंट ख़राब भी हो जाता है। तो हालांकि इसको जो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 के 16 के तहत भारत सरकार ने इसे अनाउंस भी किया था कि अगर किसी को मेगा प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना है तो मिनिमम अमाउंट जो कैपिटल का होना चाहिए वो 300 करोड़ होना चाहिए। खैर, तो ये हो गया सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इसके अलावा भी छोटी मोटी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एक्सप्लोसिव प्रोडक्शन फैक्ट्री भी होता है, जैसे गोमियो बोकारो में, जिसका नाम है इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लोसिव्स का प्रोडक्शन किया जाता है। रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि धनबाद, झड़िया, रामगढ़, चिरकुंडा, यहाँ पे हैं। इन दिस फैक्ट्रीज हाई हीट बियरिंग ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द इग्नियस ऑयल। अब देखो यहाँ पे ब्रिक्स का भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, हाई हीट बियरिंग ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द इग्नियस ऑयल से, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा झारखंड में टाटा ग्रुप है के भी कई सारे फैक्ट्रीज़ हैं जो कि झारखंड की इकोनॉमी को बहुत ही हेल्प कर रहा है, जैसे कि टाटा की ही टिस्को हो गई, टिन प्लेट हो गई, एग्रीको हो गई, TRF हो गई, टेलीको हो गई, टाटा टिमकेन हो गई, टाटा रेयरसन हो गई। अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर प्लस किसी से अगर कोलैबोरेशन से वो डेवलप किया गया है वो चीज़, प्लस उसके रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर भी एक क्विक रीडिंग के लिए हम इसे देख सकते हैं। इसके अलावा बिरला ग्रुप के भी कुछ फैक्ट्रीज़ हैं जैसे कि हिंडाल्को इन मुड़ी इस एसोसिएटेड विद द एल्युमिनियम इंडस्ट्री, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एल्युमिनियम का प्रोडक्शन किया जाता है। वाइल द बिहार कॉस्टिक सोडा एंड केमिकल्स लिमिटेड फैक्ट्री लोकेटेड इन पलामू प्रोड्यूसेस केमिकल्स, ठीक है, यहाँ पे केमिकल का प्रोडक्शन किया जाता है। क्या नाम है उसका, बिहार कॉस्टिक सोडा एंड केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है। इसका फैक्ट्री कहाँ पे, पलामू में है। अलॉन्ग विद दिस ऊषा मार्टिन स्टील ऑफ द ऊषा मार्टिन ग्रुप प्रोड्यूसेस। अब देखो यहाँ पे ऊषा मार्टिन स्टील भी कंपनी है जो कि ऊषा मार्टिन की जो केबल्स होते हैं, केबल्स वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं रांची और सिंहभूम में। उसके अलावा ऊषा बेल्ट्रॉन भी कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करती है केबल्स रांची में ही। प्लस आपने टीवी पे देखा होगा ACC ग्रुप जो इंडिया की सबसे अच्छी सीमेंट के लिए बहुत ही फेमस है, उसकी भी फैक्ट्री धनबाद और सिंहभूम में है। उसके अलावा कुछ फॉरेन कंपनियां हैं जैसे ICI लिमिटेड फॉरेन कंपनी है जो कि गोमिया बोकारो में है। अभी मैंने आपको बताया इंडो असाही ग्लास लिमिटेड जो कि रामगढ़ में है। प्राइवेट की कंपनी जैसे कि हैदराबाद इंडस्ट्रीज़ देवगढ़ जैसे जो एस्बेस्टोस प्रोड्यूस करती है देवगढ़ में। इंडियन स्टील एंड वायर ईस्ट सिंहभूम मैन्युफैक्चर्स स्टील रॉड्स मैन्युफैक्चर करती है। अब ये सारी चीज़ें हैं। रियलाइजिंग दिस इमेंस पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन झारखंड, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड अ 3-tier स्कीम इन विच द इंडस्ट्री नेटवर्क विल स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट अंडर मेगा, मिनी एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखो इतनी सारी इसमें सिर्फ यही लिखा है कि इसके पोटेंशियल को अच्छे से रियलाइज़ करने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है प्रोडक्शन के लिए भी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए भी। तो प्रॉपर गवर्नमेंट ने इसे 3-tier स्कीम में डेवलप किया गया है, इसे एक मेगा इंडस्ट्रीज़, मिनी इंडस्ट्रीज़ और माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में। प्लस इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स जो फंक्शंस कर रही हैं स्टेट में, वो भी उसको भी मजबूत किया जा रहा है, उन्हें भी ज़्यादा अथॉरिटी दी जा रही हैं, जिससे कि और ऑल्सो देयर इज़ अ प्लान टू गिव इंसेंटिव टू द लॉस मेकिंग यूनिट्स एंड टू वेलकम न्यू इंडस्ट्रीज, ठीक है। और जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि प्रॉपर वो जो हैं अपना प्रोडक्शन बिल्डअप करें, मार्केटिंग अच्छा से इम्प्रूव करें, प्लस नए इंडस्ट्रीज़ को भी लाया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी इंडस्ट्रीज़ के बारे में झारखंड की, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा ये जो कोर्स है ये कंप्लीट होगा। प्लस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये माइंड प्लान के नोट्स हैं, सारे माइंड प्लान के नोट्स हैं। यदि आपको चाहिए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपको सारा मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। और यदि आपको कोई स्पेसिफिक, अगर आपका कोई डिमांड है, आपको कुछ पढ़ना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं सारा पढ़ के आपको अच्छे से समझा दूंगा।
फ़िलहाल मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ और आगे के लेक्चर्स फर्दर कंटिन्यू होंगे। और ठीक है, थैंक यू सो मच।